ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होनी मुश्किल है। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं की जा सकी है, इसीलिए रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकेगा। हम कोर्ट में एप्लीकेशन देकर 2 से 3 दिन का वक्त मांगेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक आज पेश नहीं की जानी है। 3 दिनों के सर्वे के बाद दावों बयानबाजियों को मुस्तरद करने का दौर चला। हिंदू फरीक की जानिब से ठोस सबूत मिलने के दावे के बाद इस जगह को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ किसी फर्द को उस जगह न जाने देने की इजाजत भी दी गई है। वहीं वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं हो पाई, इसलिए कोर्ट से अभी वक्त मांगा जाएगा। आज रिपोर्ट नहीं दाखिल हो पाएगी। आज नहीं हो पाएगी क्यों? क्या मुकम्मल बन नहीं पाई है रिपोर्ट? हाँ, पूरा तैयार नहीं हो पाया है। पूरा समय मांगेंगे? जी, समय मांगेंगे 2-3 दिन का। 2-3 दिन का समय मांगेंगे। ये सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा है कि समय मांगेंगे। हालांकि खुद वकील कमिश्नर ने रिपोर्ट मुकम्मल नहीं बन पाई है, कुछ रिपोर्ट बाकी है, कुछ चीजें बाकी हैं, तो 80% चांस है कि दाखिल कर देंगे। 20% ज्यादा माने वकील साहब का 20% अजय प्रताप सिंह 20% ही भारी पड़ता है। इशारों में वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने कह दिया कि 80% रिपोर्ट बन गई है, 20% नहीं बन पाई है और 20% ही भारी पड़ता है, यह वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा है। तो यानी कि आज 2 से 3 दिन का वक्त वकील कमिश्नर और उनके सहायक वकील कमिश्नर अदालत से मांग सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। आजम खान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हल्फनामा दाखिल कर दिया है। हल्फनामा में कहा गया है कि हुकूमत आजम खान की अदालती तहवील की मांग कर रही है, जबकि आजम खान जमानत की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत का कहना है कि आजम खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आजम खान की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। आजम खान को जमानत दी जाने या नहीं दी जाएगी, अब ये अदालत तय करेगी। सीबीआई के छापों के मामले पर पी चिदंबरम का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चिदंबरम ने कहा है कि सीबीआई टीम को कुछ नहीं मिला है और उन्होंने कोई भी चीज जब्त नहीं की है। उन्होंने कहा है कि तलाशी कार्रवाई का वक्त दिलचस्प है। सीबीआई ने पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्ति पर पैसे लेकर चेन्नई बाशिंदों को गलत तरीके से वीजा जारी करने का इल्जाम आयद है। आसाम में सैलाब से तकरीबन 2 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। 20 अजला में 650 से जायद गांव सैलाब की जद में आ चुके हैं। कछार और होजाली में सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 7 अजला में 58 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। उनमें 33,000 अफराद पनाह ले चुके हैं। मुतासरा इलाकों में राहत कार्य जारी है। कई अहम शहराएं बह गई है। पुलों को नुकसान भी पहुंचा है। हाफलॉन्ग का इलाका सड़क और रेल रास्तों से कट गया है। न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन ज़ेरे आब आ गया है। कई ट्रेनें भी मंसूख कर दी गई है। असम की दिमा हसाओ जिले में देखा जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड की वजह से अभी हाफलॉन्ग शहर से पूरी तरह से संपर्क टूट गए हैं। और अभी हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें माहौर नदी की। माहौर नदी में दिखा जा रहा है अभी भी बहुत ज़्यादा करंट दिखा जा रहा है और यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड हो रहे हैं और जो हाईवे भी ब्लॉक हो गए हैं क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। और जो यहाँ के जो लोग हैं, लोगों को बड़ी तादाद में अभी दिखा जा रहा है कि जो राहत की जो सामग्री है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी समस्या है क्योंकि सारा रोड बंद हो गए हैं। जो तानेल है, तानेल पूरी तरह से बंद हुए हैं। और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये माहौर नदी के, अभी दिखा जा रहा है कितने भयंकर रूप से यहाँ का जो लहर दिखा जा रहा है। और जो हाईवे है, हाईवे की तरफ भी जो पानी का जो लहर आ रहा है, इस वजह से जगह जगह हाईवे के ऊपर भी पानी बह रहा है और इसी वजह से कहीं कहीं जगह पे हाईवे भी बंद करना पड़ रहा है। और हम ये जो तस्वीरें हैं माहौर के और दिमा हसाओ में आई आफत की वजह से जो दिमा हसाओ की जो पास की जो ज़िले हैं, नौगांव, हुजाई, इन
सभी जिलों में भी बाढ़ आ गए हैं और बाढ़ के कारण देखा जा रहा है असम में इस बार बहुत बड़ी मुसीबत रह रहा है और लगातार मुसीबतें बढ़ रही है काजीरंगा की तरफ भी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो अरुणाचल से जो जलधारा बढ़ने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का भी जलस्तर बहुत बढ़ गया है और शायद काजीरंगा में भी अगले 2-3 दिन में बहुत बड़ा फ्लड होने का आशंका जताया जा रहा है। कर्नाटक के कोडागु में बजरंग दल के सालाना तकरीब के मौके पर कारकुनान को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का मामला रोशनी में आया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। जराये के मुताबिक इस कैंप में एयरगन चलाने की तरबियत दी गई और त्रिशूल भी कारकुनान में तकसीम किए गए। पुलिस इस ताल्लुक से मालूमात इकट्ठा कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये कैंप 5 से 11 मई के बीच साई शंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मुनक्किद हुआ था। इस कैंप में 116 कारकुनान ने हिस्सा लिया था। पुलिस का यह भी कहना है कि बजरंग दल और विश्व हिंद परिषद की जानिब से इस तरह के कैंप हर साल होते हैं। इस साल भी कैंप का इनेकाद किया गया, लेकिन इसके लिए इजाजत नहीं ली गई थी। सोशल मीडिया से पुलिस के नोट्स में ये बात आई। कोई शिकायत इस जिम्न में दाखिल नहीं की गई। आर्म्स एक्ट के मुताबिक एयरगन के लिए लाइसेंस की अशद जरूरत नहीं होती है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ हलूर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हथियार देकर, ट्रेनिंग देकर चलाने की खबरें आ रही है, किस तरह की तस्दीक? जी देखिए, ये मामला जो है कुडगु जिले का है और यहाँ पर जिस अंदाज में तरबियत दी जा रही है वो जाहिर सी बात है कि कई सवालात इस पर उठ रहे हैं। लेकिन रियासत की बीजेपी हुकूमत एक तरह से इस पूरे मामले का दिफा करती हुई दिखाई दे रही है। और साबिक वजीर जो हैं ईश्वरप्पा, उनका कहना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अगर कोई इस तरह की तरबियत होती है तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। इस अंदाज में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन ये समाजी जो सोशल मीडिया में इस सिलसिले में तनकीद भी देखने को मिल रही है कि इस तरह कैसे खुली छूट दी जा सकती है, जबकि पुलिस और सब हर चीज यहाँ पर मौजूद है, एक निजाम मौजूद है। इस दौरान जो है ये एक इतनी इंतहाई कदम कैसे उठाया जा सकता है, इस पर भी बहस हो रही है। जी, तो अभी इंतजामिया की जानिब से किस तरह से इस पर रद्द अमल दिख रहा है? जी, अभी तक कोई इस पर कोई सरकारी बयान कोई जारी नहीं हुआ है। बस यही बात कही जा रही है कि ये कोई नया मामला नहीं है और ये मामला यकीनन कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है तरबियती प्रोग्राम, तरबियती कैंप होते हुए आए हैं जी। और बाज़ औकात में ये भी देखा गया है कि जो त्रिशूल रहते हैं वो उसकी भी तकसीम का एक प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। जो चंद एक हथियार हैं उसके भी इस तरह के ये प्रोग्राम होते आए हैं और उस पर सवालात भी उठते हुए आ रहे हैं बाकायदा के एक खौफ का माहौल क्या पैदा करने की ये कोशिश है। जी, चलिए रऊफ, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ज्ञानवापी मस्जिद के तनाजे के दरमियान मैसूर की जामा मस्जिद का मुद्दा नरेंद्र मोदी विचार मंच की जानिब से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। मंच के वफ्द ने मंडिया के डिप्टी कमिश्नर से हाल ही में मुलाकात की और उनसे मैसूर की जामा मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी। उनका दावा है कि ये मस्जिद हनुमान मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। श्रीलंकापट्टन की जामा मस्जिद को टीपू सुल्तान ने सन 1782 में बनवाया था। ये मस्जिद महकमे आसार कदीमा के ज़ेर निगरानी है। इसमें मदरसा भी है। भोपाल में पानी की किल्लत होने से अवाम परेशान है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए कोलार पाइपलाइन की मरम्मत होने के सबब 60 घंटे में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन 90 घंटे होने के बाद भी पानी की सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका है। राजधानी की 15 लाख की आबादी के बीच पानी की किल्लत होने से जहां मुश्किलात का सामना है, वहीं भोपाल MLA आरिफ मसूद ने भी इस मामले में हुकूमत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को तनकीद का निशाना बनाया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जिन इलाकों
इलाकों में पानी की सप्लाई शुरू भी की गई है, वहां पर साफ पानी के बजाय गंदा पानी आने से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे अभी आश्वस्त किया है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे भी दरखास्त कर रहा हूं और आप लोगों से भी चाहता हूं कि सब मिलकर एक आवाज उठाएं कि जो 15 लाख जनता परेशान हुई है उसके लिए कब कार्रवाई की जाएगी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो सरकार सामने लाए। भोपाल की जनता को जो पानी अभी दिया, जो गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी मैंने जो सुझाव दिया था जिसको नहीं माना गया, मैंने कहा था कि आप पहले, मैंने पवार को बोला कि भाई साहब ये चालू करने से पहले आप लाइनें जोड़ दो और जो पूर्वता पानी चल रहा है वो सुबह के समय चलाओ और शाम के समय में अपनी टेस्टिंग का पानी करो, ताकि लाइनों में जो गंदगी भर जाती है वो निकल जाएगी और जब बिल्कुल पानी ठीक ठाक हो जाए तो आप जो कोलार का या जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो आप सेट कर देना। लेकिन हठधर्मी और भ्रष्टाचार से दलदल है, उनको इतनी सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, उनके ऊपर जल कार्य विभाग का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है। मैंने विधानसभा में सवाल करा, उसका जवाब गोलमाल दिया। उनको बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे। क्यों उनके पास हाउसिंग फॉर ऑल का भी काम है, क्यों जितनी बड़ी 500 करोड़ की करीब योजनाएं उनके पास हैंगी, इसका सवाल नगर निगम दे और सरकार दे। कर्नाटक में अजान के सिलसिले अमीर शरीयत के ऐलान का मिली तंजीमों ने खैर मकदम किया है। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने 14 मई को ऐलान किया है कि नमाज फजर की अजान के लिए माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अंजुमन खादिमुल उलमा ने अमीर शरीयत के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। अंजुमन के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा है कि हर मुसलमान अमीर शरीयत की हिदायत पर अमल करे। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात से मुसलमान सबक सीखे। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर में जब फजर की अजान दी जाती थी तो मुसलमानों की अक्सरियत नींद की आगोश में रहती थी, यानी मुसलमानों ने अजान की कदर नहीं की, इसीलिए शायद ये फैसला आया है। मैं तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लाउड स्पीकर में फजर की अजान देने के बजाय उसके बगैर ही अजान दे दे। कोई कबाहत नहीं, कोई मजहबी एतबार से भी कोई अदम जवाज़ की बात नहीं है। बगैर लाउड स्पीकर की अजान दे दे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि लाउड स्पीकर में देने में परेशानी है हुकूमत की जानिब से। ये बात तय हो गई इंशाअल्लाह। अमीर शरीयत की बात जो है हम सब के लिए एक हुक्म होता है, हम इंशाअल्लाह इसमें जो है आपस में मिलके मसाजिद वाले इसको फॉलो करें। हालांकि इससे ये बात साबित होती है कि हमने कभी अपने अज़ान की जो है एक एहतमाम नहीं किया। जब भी मोहल्ले में अज़ान होते हैं लाउड स्पीकर के साथ, हमको जो है अज़ान से ज़्यादा नींद प्यारी होती है। कभी हम तवज्जो नहीं किया कि मस्जिद में मुनादी अज़ान बोल रहा है, नमाज के लिए उठा रहा है। हम कभी जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना दुश्वार समझ गया, क्योंकि नींद हमें प्यारी होती है। अलबत्ता ये अल्लाह पाक की तरफ से हमें एक इशारा है, आज हम लोगों के लिए फजर की जो अज़ान जो है लाउड स्पीकर में दिया नहीं जाती, लेकिन बाकिया 4 नमाज जो है उसे जो है लाउड स्पीकर में देने की इजाज़त कही गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां गुना जिले के आरवन में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद शिकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 5 शिकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 शिकारियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा गुना और इतराफ के हिस्सों से पुलिस के जरिए 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज सुबह गुना के जंगल में शिकारियों के खिलाफ जारी पुलिस की कार्रवाई में छोटू उर्फ जहीर की भी मौत हुई है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने पुलिस की कार्रवाई और जहीर की मौत की तस्दीक की है। सुबह तड़के गुना के जंगलों में एक धर्मावदा भड़ोली मार्ग है, उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की।
और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरे गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो नाजरीन, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से वाराणसी कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोनों फरीकों के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का मजीद वक्त तलब किया गया है। तो ज्ञानवापी केस के ताल्लुक से इस वक्त कोर्ट में कार्रवाई शुरू की गई है। ताहम दोनों फरीकों के वकील ने मजीद 2 दिनों का वक्त तलब किया है। बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस के ताल्लुक से वाराणसी कोर्ट में कार्रवाई शुरू की गई है। दोनों फरीकों के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का वक्त मजीद तलब किया गया है। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद ताल्लुक से वाराणसी कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोनों फरीकों के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का वक्त मजीद तलब किया गया है। रियासत भर में खवातीन पर हो रहे हमलों और इस्मतरेजी की वाकयात के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की विमेंस विंग ने एहतिजाज किया है। विजयवाड़ा में एहतिजाजी तेलुगु देशम खवातीन ने कैंडल मार्च किया। इसी दौरान एहतिजाजी खवातीन ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतिजाजी खवातीन ने कहा है कि जगन हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसी दौरान वुमेन्स विंग की सदर अनीता ने पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस पूरी तरह से यकतरफा कार्रवाई करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नूल जिला कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से अहमद अली खान ने इस्तीफा दे दिया है। जिला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि निजी वजूहात की बिना पर उन्होंने सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि वो किसी के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बल्कि निजी वजूहात की बिना पर ही सदर के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। बावसूख जराए की इत्तला के मुताबिक अहमद अली खान बहुत जल्द तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आज के इस माहौल में जिस तरह से मौजूदा हुकूमतें काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है कि सेकुलरिज्म को बचाएं, डेमोक्रेसी को बचाएं। मैंने मेरी पूरी कोशिश की। 10 साल मैंने कांग्रेस पार्टी में लगाया। मैंने पूरी तरह से आवाम की खिदमत भी की, पूरी तरह से पार्टी की मैंने तरक्की के लिए काम किया है। लेकिन आज एक मोड़ ऐसा आ गया है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट पोजीशन से रिजिग्नेशन देना पड़ रहा है। मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना पार्टी को, ना पार्टी के लीडर्स को, ना कैडर को। ये पूरा मेरा ज़ाती फैसला है जिसके ऊपर मैं अमल कर रहा हूँ। तो आज मेरे 3-3.5 साल भी हो चुके हैं, मेरा टर्म भी हो चुका है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का। मैं चाहूँगा कि पार्टी कोई और अच्छे यंग लीडर्स को दे जिम्मेदारी, दूसरों को भी चांस मिले, दूसरे लोग भी काम करें। और मैंने जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी मैंने कंप्लीट किया, तो इसी फैसला लिया है कि मैं डिस्ट्रिक्ट पोजीशन से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से मैं रिजाइन करूँ। बीरवा के काउसा खालसा नारबल से ताल्लुक रखने वाले 9वीं जमात के तालिब इल्म ज़हूर अहमद वानी ने एक अनोखा एसिड रेन कंट्रोलर यानी पोल्यूशन कैचर मॉडल तैयार किया है। ये आला धवे और आलूदगी को कैच करने और साफ ऑक्सीजन फराहम कर सकता है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में बीरवा के काऊसा खालसा नाराबल से ताल्लुक रखने वाले 9वीं जमात के होनहार तालिब इल्म ज़हूर अहमद वानी ने एक अनोखा आला तैयार किया है। ज़हूर ने एसिड रेन कंट्रोलर यानी पॉल्यूशन कैचर मॉडल तैयार किया है। वानी का दावा है कि ये आला धुएं और आलूदगी को खींचकर
साफ ऑक्सीजन फराहम करने में मददगार साबित होगा। ज़हूर ने 2 माह में इस मॉडल को तैयार किया है। वानी का कहना है कि एक दिन वो किसी फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे कि इस दौरान उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिससे आलूदगी पर काबू पाया जाए। ज़हूर को अपने असातिज़ा से भरपूर हौसला अफजाई मिली। ज़हूर एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद मजदूरी करते हैं, मगर वो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं। अंदर मैंने 9 वोल्ट बैटरी लगाई है, 9 वोल्ट मोटर लगाया है, एक फैन लगाया है, एक ऑन ऑफ स्विच लगाया है, आधी बोतल लगाई है, 6 बराबर समरूदी पाइप के टुकड़े लगाए हैं और इस मॉडल को तामीर किया है। यहाँ से ये धुआं खींचता है और यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ प्योर ऑक्सीजन डालता है। पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है तो इसका कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर लगा। इसी सिलसिले में एक मॉडल बनाया है जिससे ये दिखा रहा है कि किस तरह से हम इस मॉडल से एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। टैलेंट हमने भी देखा और थोड़ा हमने भी उसको मदद की, तो हमने देखा इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है और जो इसने मॉडल बनाया है, जो मॉडल हमने उसको अप्रिशिएट भी किया है। मुझे लगता है ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से अपना नाम कमाएगा। ज़हूर अहमद एक पावर प्रोजेक्ट सेवर बनाने का इरादा भी रखते हैं। उनका कहना है कि ये तख्लीक बिजली बचाने में कारआमद साबित हो सकती है। इस हवाले से वो एलजी इंतजामिया और दीगर लोगों से मदद और मजीद रहनुमाई की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से अपील की है कि वो अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को बरूए कार लाएं। मैं पावर प्रोजेक्ट सेवर बनाना चाहता हूँ। वो पावर को कंजर्व करता है और उस पर मैं काम करूँगा। इसलिए मुझे बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको मैं इंशाल्लाह आगे तामीर करूँगा। और मैं गवर्नर साहब और बड़े बड़े कंपनियों से इल्तिजा करता हूँ कि मुझे फाइनेंशियली इमदाद किया जाए ताकि मैं इस मॉडल को इससे भी अच्छा बनाऊँ। टैलेंट हम जैसे बच्चों में बहुत सारा हिडन है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। वो भी टैलेंट आप में है और उसको सामने लाए। ज़हूर की मुख्तलिफ हलकों से काफी सताइश हो रही है। ऐसे नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म और मदद की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो और वेलकम टू ज़ेड-पे न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में मैं आपके साथ रंजना रावत। पिछले एपिसोड में हमने आपको अल्टकॉइन सीजन के बारे में बताया था। इस हफ्ते हम जानेंगे कि 3 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनसे अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का पता चलता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए कोई परफेक्ट इंडिकेटर तो नहीं है जो अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का संकेत दे सके, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले अल्टकॉइन सीजन के कुछ संकेत दे सकते हैं। जब बिटकॉइन बुलिश हो जाए तो नए इन्वेस्टर्स ज्यादा प्राइस की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनका रुझान अल्टकॉइन की तरफ बढ़ता है। बिटकॉइन के अलावा भी लार्ज मार्केट कैप वाले पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं जो BNB और एथर यानी कि ETH जैसे अल्टकॉइन के प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका फायदा दूसरे अल्टकॉइन्स को भी मिलता है। ये वैसे ही है जैसे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन से अपना फंड किसी दूसरे पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अल्टकॉइन इन्वेस्टमेंट्स में मूव करें। ब्लॉकचेन ट्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो किसी खास अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे 2020 में डेफी ट्रेंड में था, जिसकी वजह से डेफी अल्टकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया। मेटावर्स ट्रेंड की वजह से भी अल्टकॉइन को फायदा हुआ, क्योंकि मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए अल्टकॉइन जरूरी है। इन तमाम इंडिकेटर्स के बावजूद ये कह पाना मुश्किल है कि अल्टकॉइन खरीदने का सही समय क्या है। ऐसे में इसलिए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ऐसे में निवेश करने से पहले डू योर ऑन रिसर्च, समझे कि अल्टकॉइन सीजन कब से शुरू हो रहा है और ज़ेड-पे से अल्टकॉइन खरीदे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।